जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है सौरभ कुमार और मैं वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली आर्ट्स में। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 से है। जो बुक 1 है ये हमारा देखिए, आज हम लोग बुक 1 पढ़ने वाले हैं, स्वतंत्र भारत में राजनीति। मतलब इस बुक में हम लोग इस बुक में क्या है कि पूरे भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। आजादी के टाइम से लेकर के जो भी बातें होंगी इसमें हम लोग जानेंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर 1 का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इसके बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे और फिर आगे थोड़ा सा हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद जैसा कि आपको पता है हम लोग लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी करते हैं। ठीक है, तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों पहले वीडियो पूरी देखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो ही लाइक सब्सक्राइब वगैरह करिएगा। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते अपने वीडियो की ओर। दोस्तों अगर आपने पॉलिटिकल साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, जिसमें हमने बता रखा है कि पॉलिटिकल साइंस का आखिर मतलब क्या होता है, उसे पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके जनक कौन है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आइए अब अपने वीडियो की ओर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा चैप्टर 1 है पॉलिटिकल साइंस का, चैप्टर 1 यानी राजनीति शास्त्र का चैप्टर 1 है, उसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। मूल रूप से इसमें हमें भारत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, राष्ट्र निर्माण। देखिए राष्ट्र करने का क्या मतलब होता है, इससे पहले समझते हैं। देखिए राष्ट्र करने का मतलब क्या होता है, राष्ट्र करने का मतलब होता है देश, कोई भी देश है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया इस बुक में हम लोग मूलतः भारत के बारे में पढ़ते हैं। एक और बुक है हमारा जिसमें हम विश्व के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम लोग भारत के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्र का मतलब कोई देश हो गया। निर्माण करना का मतलब क्या, बनाना। निर्माण करना मतलब बनाना कह सकते हैं। निर्माण करना मतलब क्या, बनाना की चुनौती, यानी किसी भी देश को बनाने में, किसी भी देश का निर्माण करने में उन्हें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि आपको पता होगा कि जो भारत को आजादी जब मिली थी तो उस समय भारत के लिए बहुत सारी चैलेंजेस थे। ठीक है, तो कौन कौन चैलेंजेसों का सामना करना पड़ा, कैसे आज जो हम भारत देख रहे हैं उसका गठन आखिर कैसे हुआ, ये सभी चीज हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा। इंट्रोडक्शन में आते हैं, मतलब इस जो पूरा चैप्टर है ये किस चीज पर बेस है, पहले इसको समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है हमने बोर्ड पर। तो इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है, इस अध्याय में हम लोग यह जानेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी भारत जब आजाद हुआ था, आपको पता होगा कि भारत कब आजाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, किससे, अंग्रेजों से। तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक संगठित सशक्त और लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण करना था। भारत, देखिए जैसे भारत आजाद जब हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो भारत के पास सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, एक संगठित, मतलब सभी लोगों को मिला करके, ठीक है, जिसमें सभी लोग सम्मिलित हो। सशक्त यानी क्या, स्ट्रांग बोल सकते हैं उसको, ठीक है, मजबूत बोल सकते हैं। और लोकतांत्रिक राष्ट्र, जिसमें सभी लोग एक साथ रह सके, ऐसा राष्ट्र, ऐसा देश बनाने का सबसे बड़ा चुनौती था। ठीक है, पूरे देश में किस प्रकार एकता बनाई जाए, हमारा जो पूरा देश है इसमें किस प्रकार से एकता बनाई जाए, ताकि कोई भी, जो भी अलग भी किसी भी प्रकार के धर्म के लोग रह रहे, किसी भी जाति के लोग रह रहे हैं, तो सब में एकता बनी रहे। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में संविधान का निर्माण, आपको पता है राष्ट्र जब हमारा भारत आजाद होने के क्रम में था तो संविधान का निर्माण भी हो रहा था। संविधान बनाने का काम कब चालू हुआ था, संविधान बनाने का काम कब से चालू हो रहा था, तो 1946 से। संविधान बनने में कितना टाइम लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो संविधान बनाने का निर्माण इस प्रक्रिया, देखिए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में, यानी जब राष्ट्र निर्माण हो रहा था, जब देश बन रहा था हमारा भारत, उसमें क्या क्या हुआ था, सबसे पहले संविधान का निर्माण हुआ था। लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना हुई थी। राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। धर्मनिरपेक्षता की नीति लाई गई थी। धर्मनिरपेक्षता बोले तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि धर्मनिरपेक्षता की नीति कहता है कि किसी भी राज्य का कोई अपना एक विशेष धर्म नहीं होगा, बल्कि सभी धर्म बराबर होंगे, है ना। भाषा का प्रश्न तथा विभाजन के बाद की समस्याएं, ठीक है। भाषा का प्रश्न करने का मतलब क्या है कि किस भाषा को सर्वोपरि माना जाता है ना, क्योंकि भाषा को लेकर लोगों में क्या था, बहुत ही मतभेद था। ठीक है, उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्वी भारत हो, पश्चिमी भारत हो, सभी के बीच कुछ ना कुछ भाषा को लेकर सब में प्रश्न था। फिर था विभाजन के बाद की समस्या, जैसे भारत अब विभाजन हो गया, भारत विभाजन करने का मतलब क्या, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो उसके बाद समस्याएं, कौन सी समस्याएं थी, शरणार्थी संकट। शरणार्थी कहने का मतलब क्या, आपको पता होगा कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस समय कहा गया कि जो लोग चाहें या तो वे भारत में रह सकते हैं, या तो पाकिस्तान में रह सकते हैं, या स्वतंत्र
रूप से रह सकते हैं। तो उस समय क्या था कि जो लोग पाकिस्तान में थे वो जो भारत आए, जो भारत है वो पाकिस्तान गए, है ना, इस प्रकार की क्रिया चले। तो उसमें बताया गया कि शरणार्थी जो थे कुछ कुछ पूर्वी पाकिस्तान से भी आए थे, कुछ पश्चिमी पाकिस्तान से भी आए थे। तो इस तरह की थी जो शरणार्थी लोग आए उनको रखने का संकट था, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए थे, है ना, किस प्रकार से उनको राष्ट्र में रखा जाए, अपने देश में रखा जाए, उनके जो भी खाने पिलाने की जो भी सामग्री है उन्हें दिया जाए, है ना, या फिर किसी प्रकार का स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी चीजें उन्हें कैसे दिया जाए। सांप्रदायिकता कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, सांप्रदायिकता एक विचारधारा होती है जिसके अंतर्गत लोग क्या होता है, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और अन्य धर्म को कम आंकते हैं। ठीक है, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों का समाधान शामिल था। सभी लोग क्या थे, इस प्रकार की थोड़ी सी व्यवस्थाएं थी। फिर क्या जानेंगे हम, इस अध्याय में यह समझाया गया है कि भारत ने इन चुनौतियों का सामना करते हुए एक समावेशी राष्ट्र की नींव रखी। देखिए, इतने सारे चुनौती थे भारत के पास, लेकिन किस प्रकार से भारत आखिरकार इतने सारे धर्मों वाला, आपको पता होगा कि जो हमारा भारत है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष करने का मतलब क्या, कि भारत का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों के लिए बराबर है ना। तो किस प्रकार आखिर इतना धर्म, इतना जाति, इतने तरह के भाषा होने के बावजूद भी आज हमारा जो भारत है वो एक है। वो किस प्रकार से हुआ था, कैसे कैसे क्या प्रक्रिया थी, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, किस प्रकार विभिन्न विचारधाराओं और हितों के बीच संतुलन बनाते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाया गया। किस प्रकार से इतने सारे डिस्क्रिमिनेशन, इतने सारे भेदभाव होते हुए भी हमारे भारत का, इतने बड़े भारत का निर्माण किस प्रकार से हुआ, हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन है, हमारा आज का जो ये चैप्टर का परिचय है, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा, जैसे कि हमने परिचय तो जान लिया, ठीक है, कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, भारत के संदर्भ में जानना है कि कैसे आखिर भारत हमारा पाकिस्तान से जब विभाजन के बाद उस समय भारत की क्या स्थिति थी, क्या चुनौतियां थी, इन सब को जानेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, अब हमारा क्या क्वेश्चन होगा वो आते हैं उसके ऊपर। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय एकीकरण क्या है? देखिए, राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय एकीकरण क्या है? हमने क्या लिखा है बोर्ड पर, राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय एकता या एकीकरण ऐसी भावना है। ठीक है, राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय एकीकरण क्या है? एक भावना है जिसके अंतर्गत लोगों के बीच धार्मिक विविधता, जातीय विभिन्नता, भाषाई व क्षेत्रीय विभिन्नता के बावजूद भी, ठीक है, आपस में एकता की भावना के साथ रहते हैं। देखिए, आप हमारे भारत को देखिए, ठीक है, हमारे भारत में हर प्रकार के, हर धर्म के लोग रहते हैं, हर जाति के भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न भाषा व क्षेत्रों के लोग रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जो हमारा भारत है, भारत एकता के पक्ष में रहता है। हमेशा भारत कैसा रहता है, तो एकता के पक्ष में रहता है ना। भारत में क्या है, एकता की भावना बहती है, सभी लोग भाईचारे के हिसाब से रहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो है किसी को छीन नजर से नहीं देखता है ना। अतः इतने सारे विभिन्नताओं के बावजूद सभी लोग एक होकर रहते हैं। ठीक है, क्या इतने सारे, देखिए हमारे भारत में हर धर्म, हर प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, फिर भी हम लोग आपस में एकता के रूप में, आप भाईचारे के रूप में रहते हैं। ठीक है, वह अपने देश को अपनी मातृभूमि कहते हैं। हमारा जो भी देश है भारत, उसे हम क्या बोलते हैं, अपनी मातृभूमि कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, मातृभूमि कहते हैं अपने भारत को, जिसके सुरक्षा के लिए हमेशा लोग क्या है, जिसके सुरक्षा के लिए हमेशा लोग तैयार रहते हैं। यही भावना जो है राष्ट्रवाद कहलाती है। देखिए, हमारा राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय एकीकरण कहने का मतलब है कि हमारे भारत में, हमारे देश में या फिर किसी भी राष्ट्र में, ठीक है, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर भाषा के लोग रहते हैं, है ना। लेकिन इनके बावजूद भी, भले उनका क्षेत्र अलग अलग हो, उनका धर्म अलग अलग हो, लेकिन वो इसके बावजूद भी आपस में एक होकर रहते। अपनी, जब भी अपनी मातृभूमि की बात आती है तो वो सभी लोग मिल करके अपनी मातृभूमि की सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसी भी संकट में सभी लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। तो यही जो हमारा भावना है, इतने विभिन्नताओं के बावजूद भी एकता के सूत्र में बंधे रहना ही जो है हमारा क्या कहलाता है, तो राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। आई होप अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय एकता क्या है, तो एक ऐसी भावना है जिसके अंतर्गत लोग विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा के होते हुए भी लोग क्या करते, तो एकता के रूप में रहते हैं, है ना, एकता के सूत्र में बंधे। इतने सारे विभिन्नताओं के बावजूद सोचिए, हमारा भारत इतना बड़ा है, हर क्षेत्र में अब
अलग अलग विभिन्नता हमें देखने को मिलती है, ठीक है। वह अपने देश को अपनी मातृभूमि कहते हैं। हमारे देश का हर एक इंसान जो है, सभी भारत को क्या कहते हैं, तो मातृभूमि कहते हैं, जिसकी सुरक्षा के लिए सभी लोग साथ में लगे रहते हैं, ठीक है। सभी लोग खड़े रहते हैं उसकी सुरक्षा के लिए। यही जो भावना हमारी क्या कहलाती है, तो राष्ट्रवाद कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए इसमें जाते हैं। राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? देखिए, राष्ट्र का मतलब हमने क्या बताया था, राष्ट्र का मतलब देश, और निर्माण का मतलब बनाना या गठन करना, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, आइए पढ़ते हैं। राष्ट्र निर्माण से हमारा तात्पर्य ऐसे देश का गठन या निर्माण से है जहां का संविधान सर्वमान्य हो। पहला लाइन समझते, देखिए, राष्ट्र निर्माण या राष्ट्र गठन कहने का मतलब हमारा क्या है कि ऐसा देश का गठन या ऐसा देश बनाया जाए जहां का जो संविधान हो वो सर्वमान्य हो। सर्वमान्य कहने का मतलब जो समाज में जितने भी लोग हो उसे सभी लोग माने। हमारा भारत कितना बड़ा है, ठीक है। सभी भारत के जो लोग अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जाति के हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो देश का संविधान है उस सभी धर्म और जातियों के लिए समान है कि नहीं है, और सभी लोगों से मानते भी है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए अलग संविधान का निर्माण किया गया, अलग प्रस्तावना का है, मुसलमानों के लिए अलग है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारा संविधान है, हमारा भारत का संविधान, जैसा कि आपको पता होगा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो भारत का है। तो उस संविधान में हर एक चीज को बतलाया गया है जिसको सभी लोग मानते हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ ही लोग के लिए, वो सभी वर्गों के लिए, और सभी लोग उसे मानते भी हैं, ठीक है। तो क्या बताया गया कि राष्ट्र निर्माण से हमारा तात्पर्य क्या है कि एक ऐसा देश बनाया जाए जहां का जो संविधान है, हर देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, ठीक है। भले उसका संविधान अलग होता है, लेकिन हर देश को चलाने के लिए क्या होता है, एक संविधान होता है। संविधान आपको पता होगा कि कानून एक तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। संविधान सर्वमान्य हो, ठीक है। आगे क्या है, सभी को सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो। समाज में जितने भी प्रकार के लोग रहते हैं सभी को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले। समाज में जितने भी सारे लोग हैं सभी को न्याय मिलना जरूरी है। शिक्षा प्रणाली व कानूनी व्यवस्था राष्ट्र की आवश्यकता व आकांक्षाओं पर आधारित हो। हमारे राष्ट्र में जितनी भी जैसी भी शिक्षा प्रणाली है उसे सभी लोग माने, वो हमारी आकांक्षाओं पे कार्य करे, है ना। हमारी जो भी कानूनी व्यवस्था है वो हमारी आवश्यकताओं या हमारे आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करे, यहाँ पर आधारित हो, तथा ऐसी विदेश नीति बनाई जाए जो कि अपने देश को सुरक्षा व लाभ पद पे ले जाए, तथा ऐसे विदेश नीति बनाए जाए, एक देश का एक ऐसा काम भी होता है कि इस प्रकार की विदेश नीति बनाई जाए कि जिस भी देश से हम व्यापार कर रहे हैं वह हमें जरूरत के समय सुरक्षा भी दे तथा हमें लाभ पद पर भी पहुंचाए, है ना, ताकि जो देश हो वह ग्रो कर सके, साथ में हम लोग विकास कर सके, ठीक है। हमने ये दो क्वेश्चन अभी मेंशन किया। पहला था राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि लोग इतने सारे विविधता होने के बावजूद भी एकता के सूत्र में बंधे होते हैं। सभी लोग आपस में भाईचारे के रूप में रहते हैं, ठीक है। अपनी मातृभूमि को पूजते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए सदैव डटे रहते हैं, ठीक है। ये पहला था क्वेश्चन। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या था, राष्ट्र निर्माण से क्या है। तो राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या होता है कि किसी भी देश का इस प्रकार से निर्माण करना कि वहां का जो संविधान हो वो सर्वमान्य हो, मतलब सभी लोगों से मान सके, ठीक है। सभी के लिए न्याय की जो व्यवस्था है वो समान होनी चाहिए। सभी का जो कानूनी व्यवस्था है सभी के लिए समान होने चाहिए। शिक्षा प्रणाली है वो हमारी आवश्यकताओं पे कार्य करे। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने देखा। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए दोस्तों अब अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आजादी के बाद भारत को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा उसकी विवेचना करें। जैसे कि भारत को तो आजादी मिल गई थी, तो उसको क्या क्या, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में परिचय यानी इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि भारत को आजादी के साथ ही बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो वो चुनौतियां क्या क्या थी हम वो जानते हैं। देखिए क्या लिखा है हमने, आजादी के बाद भारत को मुख्यतः 3 प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आजादी के बाद भारत के पास मुख्यतः कितने प्रकार की चुनौतियां थी, तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा ही ज्यादातर होता है कि ये पूछा ही जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, आजादी के बाद सबसे पहली चुनौती यह थी कि इतने विविधता वाले देश को एकता के सूत्र में किस प्रकार से बांधा जाए। सबसे बड़ा चुनौती था कि हमारा देश जब बटा था, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, तो सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम था कि आखिर इतने बड़े देश को आखिर एक कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ आधे मुसलमान हैं, कोई सिख हैं, कोई हिंदू हैं, है ना, हर जाति के लोग थे, हर भाषा के लोग थे। तो यही
सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि किस प्रकार से इन सबको एक किया जाए, है ना, क्योंकि सभी लोगों का अलग अलग विचारधारा था, सब लोग खुद को ही सबसे ऊपर मानते थे। तो सबसे बड़ा चुनौती भारत सरकार के लिए क्या था कि भारत को एकता के सूत्र में बांधना, ये था पहला चुनौती। दूसरी चुनौती यह थी कि लोकतंत्र को किस प्रकार कायम किया जाए। देखिए, दूसरा चुनौती क्या था कि लोकतंत्र को किस प्रकार से कायम किया जाए जिसको सभी लोग माने, क्योंकि देखिए हर हर प्रकार के लोग थे, हर जाति हर धर्म के जब लोग थे तो सभी का विचारधारा अलग अलग था, ठीक है। तो कोई कुछ बोलते थे, कोई कुछ बोलते थे, तो आखिर इन सबों के बीच सामंजस्य कैसे बैठाया जाए, कैसे समझौता किया जाए, है ना, किस प्रकार से ऐसे लोकतंत्र की स्थापना की जाए जिससे सभी लोग माने, ताकि सभी का विकास हो, है ना। इस दूसरी चुनौती यह था क्या कि लोकतंत्र की स्थापना करें जिससे क्या हो कि सभी लोग माने, ठीक है। थर्ड क्या हमारा, तीसरी चुनौती यह थी कि किस प्रकार ऐसे विकास की जाए जिससे समाज के सभी लोगों को लाभ मिले, न कि किसी एक विशेष को। जैसा तीसरा सबसे बड़ा चुनौती था क्या कि किस प्रकार से ऐसे विकास नीति को लाया जाए जिससे जो समाज में जितने भी प्रकार के लोग हैं सभी का विकास हो, किसी विशेष तबके का नहीं है, किसी भी विशेष व्यक्ति का नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई मेरा व्यक्ति है जो ए है, ठीक है, ये दूसरा व्यक्ति है जो कि मेरा बी व्यक्ति है, ठीक है, ये मेरा बी व्यक्ति है। ये जो ए व्यक्ति है मान लीजिए ये किसी भी चीज में ऊपर है इससे, मान लीजिए कि ये जातीय में ऊंचा है इससे, ठीक है। मान लीजिए किसी विशेष जाति का कोई ये सवर्ण जाति का है, सवर्ण जाति का है ये, और ये जो हमारा जो बी व्यक्ति है ये दलित जाति का है, दलित जाति का। क्योंकि देखिए समाज में तो एक तबके के लोग नहीं रहते हैं ना, हर जाति के लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से विकास किस प्रकार से ऐसा विकास किया जाए जिससे कि सिर्फ ए व्यक्ति को ही लाभ ना हो बल्कि जो बी व्यक्ति हो उन्हें भी लाभ हो। कहने का मतलब क्या था कि किस प्रकार से ऐसा नीति लाया जाए जिससे समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वे कितने ही ऊंचे क्यों ना हो, चाहे वो कितने नीचे जाति के ही क्यों ना हो, निचली जाति के या दलित जाति के ही क्यों ना, सभी का विकास हो, किसी एक व्यक्ति का नहीं। कि मान लीजिए कि आप बड़े हैं तो आपको ज्यादा कुछ मिलेगा, ये छोटे हैं तो इनको कम मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों चुनौती थी। पहला चुनौती क्या था कि भारत को किस प्रकार एकता के सूत्र में बांधा जाए, सभी लोगों को क्या करें कि एकता में बांधे। इतना बड़ा हमारा भारत था, सभी को एकता के सूत्र में बांधना सबसे बड़ा चुनौती था। दूसरा चुनौती था यहाँ लोकतंत्र की स्थापना करना है कि किस प्रकार से ऐसे लोकतंत्र की स्थापना की जाए जिससे सभी लोग अग्री करें, सभी लोग उसे माने। तीसरा था हमारा किस प्रकार से ऐसे विकास की जाए, किस प्रकार से ऐसे विकास की नीति लाई जाए जिससे क्या हो कि जो समाज में रहने वाले जितने भी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी भाषा से हो, किसी भी जाति के हो, है ना, सभी लोग समान विकास हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी विशेष कारणवश सिर्फ केवल एक ही व्यक्ति का विकास हो, दूसरे व्यक्ति का नहीं, तो ऐसा नहीं करना था। ये मुख्य तीन चुनौतियां थी भारत के संदर्भ में, ठीक है। एक सबसे बड़ी जो चुनौती मानी जाती है, इन दोनों में मेंशन नहीं किया जाता, सबसे बड़ा चुनौती था कि देखिए उस समय क्या था कि हमारा जो हालत थोड़ा सा ढीला हो गया था, ठीक है, क्योंकि जो भी लोग आए थे बाहर से यहाँ पे लोग रहने आए थे, तो हमारी सरकार के दिमाग में यह बात थी कि किस प्रकार से इन लोगों को व्यवस्थित किया जाए, है ना। हमारे यहाँ सबसे बड़ा क्या था प्रॉब्लम कि किस प्रकार से जितने भी लोग आए हैं उन्हें किस प्रकार से यहाँ बसाया जाए, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम था जो कि मेंशन यहाँ तीन मुख्यतः पूछा है, तो हम लोग तीन बताए हैं, इसको ध्यान में रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम VVI भी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन माना जाता है कि तीन चुनौतियां क्या थी भारत के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन। ये जो भी हमारा सेशन है अभी तो शॉर्ट बेसिस पर है। आपको जैसे कि पता होगा कि हम लोग पहले सॉर्ट करने के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, तो अभी हम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो उसे मिस ना करें। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, तो चलिए आगे चलते। हमारे जो सेशन का जो लास्ट टॉपिक है उसे कवर करते हैं। जो हमारा लास्ट है क्या, जो मैंने बताया था कि लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव करते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव लिख रखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसे बिल्कुल ही याद कर लीजिएगा, इसे भूलिएगा नहीं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है ये सब। तो पहला ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हमारा, भारत का विभाजन कब हुआ था। भारत का विभाजन करना मतलब भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था, तो 14-15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि में, ठीक है। भारत पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था, तो 14-15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, आजादी के बाद भारत को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। आजादी के बाद भारत को कितनी चुनौतियां, तो तीन। कौन कौन था, सबसे पहला एकता, दूसरा था विकास, दूसरा था लोकतंत्र की स्थापना करना, और तीसरा था क्या, विकास, ठीक है।
तीसरा हमारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सबको ही पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथा हमारा किस संस्था ने द्वि राष्ट्र सिद्धांत की बात कही थी? द्वि राष्ट्र करने का मतलब कौन सा ऐसा संस्था था जिसने भारत और पाकिस्तान की मांग की थी? द्वि राष्ट्र, दो देश का निर्माण करने के लिए किस संस्था ने कहा था? तो मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। जिस क्षेत्र में मुसलमान बहुसंख्यक थे उसे कौन सा देश बनाया गया? देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो इस कंफ्यूज में थे लोग कि किसे पाकिस्तान बनाया जाए, किसे भारत बनाया जाए। तो देखा गया कि जिस हिस्से में ज्यादातर मुसलमान लोग हैं उसे पाकिस्तान दे दिया गया, क्योंकि मुस्लिम लीग का कहना था कि मुसलमानों को अलग एक देश चाहिए। तो देखा गया कि जिस भी क्षेत्र में मुसलमान बहुसंख्यक है उन्हें क्या दे दिया जाए? तो पाकिस्तान दे दिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम बहुसंख्यक कितने इलाके थे? मतलब कौन सा वो इलाके थे जहां पर मुस्लिम बहुत ज्यादा रहते थे? तो वो दो इलाके थे, एक जो हमारा है पूर्वी पाकिस्तान, एक हमारा पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में कौन सा देश कहलाता है? वर्तमान में बांग्लादेश होगा आंसर। आपने नाम सुना होगा बांग्लादेश का, जो पहले के टाइम में उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, जो कि 1971 में अस्तित्व में आया। बांग्लादेश को ही पूर्वी बंगाल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खान अब्दुल गफ्फार खान का दूसरा नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम से। क्या होगा आंसर? सीमांत गांधी। कौन है? सीमांत गांधी। लास्ट क्वेश्चन हमारा, कुल रियासतों की संख्या। देखिए, जो हमारा भारत था आजादी से पहले छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा गया कि जो छोटा छोटा रियासत में बटा हुआ था वो कितनी संख्या थी उसकी? तो 565, 565। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम या सजेशन कुछ भी करना हो तो उसे कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और हमारे चैनल ओनली आर्ट्स को जरूर ज्वाइन करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।